वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे लेखपाल के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के सिलेबस पर। और उस सिलेबस को यदि हम देखें तो हमारे सामान्य ज्ञान के सिलेबस में लगभग कितने प्रश्न आने वाले हैं? 25 प्रश्न आने वाले हैं। और इनमें से 25 में से 5 प्रश्न लगभग कन्फर्म है कि 5 प्रश्न तो करंट अफेयर्स पूछेगा ही। इसका मतलब हमारे पास सामान्य ज्ञान के लिए कितने प्रश्न बचे? 20 में से अगर हम सेगमेंट को बांट लें कि भाई ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी मिसलेनियस टॉपिक, इन सब चीजों को बांट ले तो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के सेगमेंट में इसके हिस्से में कितना क्वेश्चन आएगा? मैक्सिमम 5 प्रश्न आएगा। लेकिन अभी हम देखिएगा 5 के 10 कैसे कर रहे हैं या 5 के 7 8 कैसे हो जाएगा। आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में ही है स्थानीय प्रशासन, यानी गांवों में जो प्रशासन हो रहा है, जो नगर पालिकाओं में प्रशासन हो रहा है, ये कैसे होगा, इससे भी रिलेटेड। और आप जानते ही हैं कि सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस आया है या लेखपाल का जो सिलेबस आया है उसमें 25 क्वेश्चन ग्राम विकास से, ग्रामीण परिवेश से। ऐसे में वहां पर स्थानीय प्रशासन पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसका मतलब कि स्थानीय पर उन 25 क्वेश्चन में से स्थानीय प्रशासन के बारे में जहां तक मुझे अनुमान है, मुझे जो लगता है कि कम से कम 5 प्रश्न बनने की संभावनाएं वहां पर है। इस प्रकार यदि हम देखें तो पॉलिटी से कितने प्रश्न बन सकते हैं? कम से कम 10 प्रश्न बनने की संभावनाएं सीधा पॉलिटी से है। और पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां से आप क्वेश्चन कभी नहीं गलत कर सकते। अगर आप पॉलिटी में क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं और यहां से पूरे के पूरे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में यदि देखें कि किस सेगमेंट से क्या कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रस्तावना या उद्देशिका में से यहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्यथा इस सेगमेंट को छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम इसे करेंगे और हम मान लेते हैं यहाँ से एक प्रश्न ही बनेगा। ठीक, भारतीय राज्य एवं नागरिकता यानी भाग 1 और भाग 2, जो संविधान का भाग 1 और भाग 2 है, इससे मैक्सिमम एक प्रश्न को भी बड़े ही हाई लेवल के एग्जाम में, जैसे कि आपके आईएएस और पीसीएस में ये सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते थे या बनते हैं, और आपके वनडे एग्जाम में कभी भी यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो इस बात का ख्याल रखते हुए हम इसे या तो ना पढ़ें, आपको नहीं पढ़ना है ना पढ़िए, और या फिर हो सकता है एक ही प्रश्न बने, हम इसको भी पढ़ाएंगे, आपको टेंशन वाली बात नहीं। आते हैं मूल अधिकार, जो भाग 3 है, गारंटी है कि 5 प्रश्न में से कम 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन यही भाग 3 से पूछा जाएगा, जो मूल अधिकार है आपके। ठीक, और हो सकता है एक प्रश्न भाग 4 और 4 का यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति तत्व और फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्यों से पूछा जाए, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो बचे कुचे क्वेश्चन है वो कहां से आएंगे? ज्यादातर भाग 5 से आएंगे। मेरे हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन भाग 5 से पूछना चाहिए, और एक आधा क्वेश्चन आपका राज्य भाग 6 से, राज्य वाले सेगमेंट से आ सकता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानमंडल, इन सब चीजों से। तो भाग 6 से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार हम देखें तो 2 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। 5-6 के आसपास, मैक्सिमम 5-6 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ही आसान सिलेबस है, आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपने प्रस्तावना वाले सेगमेंट से। चूंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लंबा है, फैक्चुअल है, ऐसे में अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो आपको पहले ही पॉलिटी बड़ी बोरिंग लग जाएगी। ठीक, तो हम कहाँ शुरू करेंगे? प्रस्तावना एवं उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका से, इस टॉपिक से हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बात करेंगे प्रस्तावना, प्रेमबल या उद्देशिका के बारे में। चलिए देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है, या प्रस्तावना या उद्देशिका होती क्या है। प्रस्तावना में बेसिकली संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो उद्देश्य रखे थे, जो उनकी मंशा थी, जो उनकी इच्छा थी, उसका समराइजेशन है, उसका सार संक्षेपण ही प्रस्तावना है। यानी आपको अगर जानना हो कि संविधान हमारे भारतीय संविधान में है क्या वास्तव में, तो आप क्या करें, सीधा प्रस्तावना पढ़िए, आपको उसके उद्देश्य पता चल जाएगा कि ये संविधान बनाया क्यों गया था। ठीक, तो हमारा उपयोगिता या
संविधान प्रस्तावना होती क्या है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या संविधान का हिस्सा है, संविधान का भाग है प्रस्तावना? क्योंकि भाग एक तो शुरू होता है आपका भारत एवं उसके राज्य से, ठीक, भारत एवं राज्य वहां से शुरू होता है। तो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के मामले में 13 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इसी बात को यूज करते हुए, इसी वर्डिक्ट को यूज करते हुए 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जैसे 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। ये 20 बार क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कब जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, किसकी सरकार थी? माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और कौन से 3 शब्द जोड़े? अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। क्रम नहीं पूछता है कि भाई क्रम पहले बताइए, ठीक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया, ठीक। अब अगला हमारा भाग है कि महत्वपूर्ण शब्द, जो प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया लोकतंत्र किसे कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? हम भारत के लोग क्या हैं? या गणराज्य किसे कहा जाता है? या संविधान में कितने प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है? इनको हम अभी महत्वपूर्ण तथ्यों में ही या मुख्य तथ्यों में ही इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब प्रस्तुत किया था? ये तारीख पूछी जाती है। प्रस्तुतिकरण की तारीख क्या है? 13 दिसंबर 1946। सन नहीं पूछा जाता है, तारीख पूछ ली जाती है पूरी बाकायदा। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को या उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जिसकी स्वीकार्यता कब संविधान सभा ने की? उसके हर खंड, उपखंड और हर शब्द पर संविधान सभा ने चर्चा की, उसके बाद उसे स्वीकार किया। देखिए दिसंबर का महीना चल रहा है, कब स्वीकार किया? लगभग 1 महीने के बाद, आप कह सकते हैं 1 से ज्यादा 40 दिन बाद करीब 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया, ठीक। कंफ्यूज नहीं होंगे, सन बदल गया है, दिसंबर का महीना चल रहा है तो अगला साल 47 ही आएगा ना। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। आइए अब संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना और किस तिथि का सूचक है? उसमें एक और तिथि वर्णित है जो कि है 26 नवंबर 1949 की। जब देखिए ये 26 नवंबर 1949 यानी 2 साल हो गए। हम जानते ही हमारे संविधान को बनने में कितना साल लगा, कुछ लोग जानते होंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक। संविधान बनने में इतना टाइम लगा। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य थे, तो 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। ये तिथि भी अंकित है 26 नवंबर 1949, यानी हमारे संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, वह अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये तारीख भी आपकी पूछी जाती है लगातार। अब आइए देखते हैं यहां से कौन से इसके महत्वपूर्ण शब्दों से कौन से प्रश्न बनते हैं। तो हम भारत के लोग, मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे निकाल कर फिर से जो है ये एक शब्द की व्याख्या किए दे रहा हूँ। तो अब हम जो प्रस्तावना में वर्णित महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी व्याख्या को जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बनते रहे और बनेंगे भी। तो हम भारत के लोग से क्या आशय है? हम भारत के लोग से आशय है संविधान की शक्ति का स्रोत। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार पूछा गया है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो हम क्या कहेंगे? हम भारत के लोग हैं। अगर ऑप्शन में है हम भारत के लोग तो आप उसे टिक करेंगे। अगर वो ऑप्शन नहीं है, जनरलाइज करके एकदम सामान्यीकरण के आधार पर क्वेश्चन में आंसर दे रखा है कि भारत की जनता, को आप क्या मान देंगे? भारत की जनता, ठीक। लेकिन अगर हम भारत के लोग शब्द दिया है तो आप हम भारत के लोग वाला ही ऑप्शन मारेंगे। अगला देखिए,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या आशय है कि भारत अपनी मर्जी का मालिक स्वयं है, या भारत पर कोई विदेशी ताकत का या विदेशी देश का, विदेशी राज्य का, विदेशी राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी भारत पर किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप नहीं किसका? विदेशी शक्ति, विदेशी शक्ति या विदेशी राज्य पे कुछ भी कह सकते हैं आप, यानी अपनी मर्जी का मालिक स्वयं हो जाना। ठीक, अब आइए पंथ निरपेक्ष। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है, और लोगों को लग जाता है कि पंथ निरपेक्ष मतलब जो कोई धर्म पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, इंग्लिश में सेकुलरिज्म। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है सेकुलरिज्म, अच्छा इसका मतलब है कि हम धर्म नहीं मानते, और ऑप्शन आप मार देते हैं कि भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, जो कि गलत हो जाता है। इसका सीधा सा आशय है, इसका सीधा सा आशय यही निकलता है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है। ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारे देश के प्राचीन काल में होता था, इससे हर्षवर्धन ने अपना राजकीय धर्म अपनाया बहुत, इसी प्रकार अशोक सम्राट ने भी अपना राजकीय धर्म बहुत अपनाया। किसी ने जैसे बंगाल का गौड़ शासक शशांक था, उसने अपना राजकीय धर्म शैव अपना रखा था। ऐसे राजकीय धर्म भी होते थे, जैसे आपके राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत ऐसे होते, वैसे राजकीय धर्म भी होते थे। तो एक पंथ निरपेक्ष का सीधा आशय यही है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म या राजकीय धर्म नहीं है। जैसे भारत की राजकीय भाषा होती नहीं है, राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन राजकीय धर्म नहीं है। और दूसरी चीज ऑप्शन में ये भी देता है भारत किसी धर्म को नहीं मानता है, भारत में कोई धर्म नहीं मान सकता है। नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पंथ निरपेक्ष से एक मात्रा से यही होगा कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। और इसी के अंतर्गत अगर आप दूसरा आशय निकालना चाहें कि सभी धर्मों को, भारत में सभी धर्मों को सभी धर्मों को समान स्वीकार्यता प्राप्त है। यानी सरकार के समक्ष या सरकार के सामने सभी धर्म बराबर हैं, सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। समझ गए? आगे आते हैं समाजवादी से क्या आशय है, जो कि नया शब्द जोड़ा गया है। इसका सीधा सा फंडा होता है, हालांकि समाजवादी से कोई प्रश्न बना दे कि इसका क्या आशय है, लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय इतिहास को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारी विचारधाराएं देखने को मिलेगी। समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, ऐसे कई सारे वाद देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल विचारधाराएं होती हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना जान लीजिए कि सरकार जो भी नीति बनाएगी वो किसको ध्यान में रखकर बनाएगी? समाज को, यानी समाज का कल्याण हो। ठीक, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में है नहीं, तो इसमें क्या है? समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार नीतियां बनाएगी, वही सरकार क्या कहलाएगी? समाजवादी सरकार कहलाएगी। ठीक, अभी आगे टॉपिक में कभी बताऊंगा मैं समाजवाद, साम्यवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, इन सब में अंतर क्या होता है, पूंजीवाद, इन सब में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा विषय नहीं। लोकतंत्रात्मक का आशय क्या है? तो लोकतंत्रात्मक का आशय, अब्राहम लिंकन साहब की तो परिभाषा सबको याद रहती है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। तो वही चीज है लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र। आप पॉलिटी पढ़ते समय शब्दों को तोड़ दीजिए, तुरंत परिभाषा निकल आती है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र बन जाना जिसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो और लोगों के ऊपर ही लोगों का शासन हो। और भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? कई बार सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। लोकतंत्र के भी विश्व में दो प्रकार देखे गए हैं, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? विश्व के जो नॉर्डिक कंट्रीज है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ऐसी कंट्री जो बहुत ज्यादा विकसित है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, क्योंकि वहां पर सभी लोग, पूरी की पूरी आबादी लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, वो अपने नेताओं से काम कराना जानती है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को चुना, क्योंकि हमारे यहाँ आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय ज्यादा पढ़ी लिखी आबादी नहीं थी, या नया नया लोकतंत्र था, लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी।
इस संदर्भ में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सबसे बेस्ट होता है। आप विश्व के मैक्सिमम देशों में, यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। अब आते हैं गणराज्य वाले शब्द में। इसका आशय यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। जैसे समाजवादी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपको नहीं जानना, मैं नहीं लिखा, ठीक। आप केवल परिभाषा जान लीजिए, मेरे मुख से बदल कोई बात नहीं है। गणराज्य का सीधा सा आशय है कि राज्य का मुखिया या देश का मुखिया निर्वाचित होगा, कोई राजा महाराजा वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचित होगा। क्या कहेंगे? देश का मुखिया, देश या राज्य का मुखिया निर्वाचित होगा। आपके देश के मुखिया कौन है? भारत के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति महोदय। तो हमारे राष्ट्रपति महोदय कैसे होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मोदी साहब उठाए और चुन लिए, किसी व्यक्ति को बताया आप राष्ट्रपति बन जाइए, ऐसा नहीं होता है ना। निर्वाचन होता है, चुनाव होता है बाकायदा, भले ही वो चुनाव भले ही वो चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से यानी हमारे द्वारा चुने गए, जनता ने सांसद और विधायकों को चुना और विधायकों और सांसदों ने राष्ट्रपति को चुना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, भाग 5 में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। बस आप यहाँ पर इतना जान लीजिए, गणराज्य का मतलब क्या है? देश या राज्य का मुखिया क्या होगा? निर्वाचित होगा। यहाँ राज्य से आशय देश से ही लेंगे, क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और राज्य में पॉलिटी में राज्य को 4 विशेष तत्वों से नवाजा गया है। अगर ये 4 विशेष तत्व नहीं है तो उसे राज्य नहीं कहा जाएगा। मैं बता देता हूँ, आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक है निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित सरकार होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वह क्षेत्र या वह राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें हैं तो राज्य कहलाएगा। यानी उत्तर प्रदेश क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पर किसका हस्तक्षेप होता है? संसद का या केंद्र सरकार का होता है कि नहीं। इसलिए हम उत्तर प्रदेश को पॉलिटी के दृष्टिकोण से, राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से राज्य नहीं कह सकते, हम उसे प्रांत कहेंगे। लेकिन चूंकि समस्या ये है कि इंग्लिश में राज्य को स्टेट ही कहा जाता है, प्रांत को भी स्टेट कहा जाता है, सूबा को भी स्टेट कहा जाता है, इसलिए हम नॉर्मल तरीके से राज्य बोल देते हैं। चलिए, तो गणराज्य से आशय देश या राज्य का मुखिया निर्वाचित होगा। और ध्यान रखेंगे कि 26 जनवरी को आप क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को कौन झंडा फहराता है? हमारे राष्ट्रपति महोदय झंडा फहराते हैं। ऐसे में क्या मतलब निकला कि हमारा देश क्या है? गणराज्य है। गणराज्य को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक, इसीलिए आप पासपोर्ट पर देखेंगे तो उस पर लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत एक गणराज्य है। वहीं ब्रिटेन क्या है आपका? ब्रिटेन आपका राजतंत्र है, वहां पर वो गणराज्य नहीं है, वहां पर राजतंत्र है। हमारे यहाँ गणतंत्र है। तो क्योंकि वहां पर उनके यहाँ राज्य की मुखिया कौन है? उनके यहाँ राज्य की मुखिया इस समय महारानी है। वो बूढ़ी दादी देखे होंगे, सफेद बाल करके चलती हैं। चलिए, अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। इस प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, इसको मैं इधर लिख देता हूं, 3 प्रकार के न्याय। 3 प्रकार के न्याय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जब भी प्रश्न बनाता है, जब भी यहां से प्रश्न बनते हैं तो यही 3 प्रश्न आपको टिक करने होते हैं कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसी में वो एक और लपेट देता है, धार्मिक कर देता है। और हम लोग बैठ के सोच रहे हैं धार्मिक होता है कि नहीं होता है? अरे नहीं होता भाई, केवल 3 प्रकार के न्याय रटल मारेंगे यहीं से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए, सामाजिक न्याय हमारे संविधान ने किस क्षेत्र में दिए? सामाजिक न्याय हमारे संविधान ने भाग 3 में दे रखे हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकार में। वहीं आर्थिक न्याय संविधान ने कहा देने की कोशिश की है? डीपीएसपी में, भाग 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के निर्देशित तत्वों में आर्थिक। ये भी प्रश्न बनते हैं कि सामाजिक न्याय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। आर्थिक न्याय कहां पर है? भाग 4 में। और राजनीतिक न्याय क्या होता है? जैसे कि आप यह वोट दे सकते हैं 18 साल की उम्र पर,
आप 21 साल की उम्र पर पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, 25 साल की उम्र पर विधायक या सांसद बन सकते हैं, 30 साल की उम्र पर विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपके राजनीतिक अधिकार। ठीक, तो राजनीतिक अधिकारों को नहीं चर्चा करने की जरूरत है कहाँ कहाँ पर दिए गए, क्योंकि ढेर सारे राजनीतिक अधिकार हैं। तो इतना याद जरूर रखेंगे कि भाग 3 फंडामेंटल राइट्स में सामाजिक अधिकारों की पुष्टि की करने की कोशिश की गई है, वहीं डीपीएसपी भाग 4 में आर्थिक अधिकारों को देने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। हालांकि यहाँ से प्रश्न अभी तक बना नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये कितनी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। वहीं 2 प्रकार की समानताएं हैं। कौन कौन सी? व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समाज में ऐसी समानता हो कि आदमी प्रतिष्ठित महसूस करे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी निकल रहा हो और आप उसको बेइज्जत कर दें या प्रतिष्ठित, तो वो आप पर अपने फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन करने के आधार पर आपको जेल में भिजवा सकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बस यही जानना था। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता मैं लिख देता हूं, हालांकि कभी क्वेश्चन आया नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। बस आपके लगभग प्रेमबल से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ठीक है।